गाइडेंस प्रोग्राम के क्रैश कोर्स में मैं डॉक्टर कुमारी उषा आज नए चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लेकर के आई हूँ। बच्चों, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे लाइफ में इनहेरिटेंस और हेरिडिटी क्या होती है। आप 10th में भी इसका कुछ भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने मेंडल और उसके वर्क को पढ़ा। तो बच्चों, पहले हम ये जान लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। इनहेरिटेंस सिंपल एक वर्ड से बना है, हियर यानी उत्तराधिकारी, वारिस। तो हमारा वारिस कौन होगा? नेचुरल है कि राजाओं की जब हम कथाएं सुने हैं या पढ़ते हैं तो राजा के जो पुत्र होते थे या जो सबसे काबिल होता था उनके संतान, वो अगला राजा बनता था। तो यानी राजा के गुणों को जो आगे ले जाए। तो इनहेरिटेंस का मतलब ही बच्चों हुआ कि जो हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे गुणों को आगे की ओर ले जाए, आगे अगले संतति में, अगले जनरेशन में ले जाए, दैट इज इनहेरिटेंस। और वेरिएशंस यानी अंतर, विविधता, जिसको हम कहते हैं डिफरेंसेस भी कह सकते हैं। तो जहां इनहेरिटेंस यानी समान गुण आ रहे हैं, इक्वल, या हम कह सकते हैं मिलता जुलता कैरेक्टर आ रहा है, उसी वहीं पर कुछ अंतर भी आते हैं। और ये अंतर हम बहुत ही ब्रॉड लेवल पे अपने ही फैमिली में देख सकते हैं, या अपने आसपास के जो रिलेशंस हैं, या आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके बीच में देख सकते हैं, या आप जो हमारे चारों तरफ जो कैटल्स हैं उनमें आप देख सकते हैं। अगर अपने फैमिली की ही बात करें तो एक माता पिता के एक कपल है, उनकी अगर 3 संतान है तो तीनों में आप अलग अलग इक्वालिटी भी देखेंगे, साथ ही आप डिफरेंसेस भी देखेंगे। ये इक्वालिटी और ये डिफरेंस कैसे काम करता है, इसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्यों एक संतान अपने पिता की तरह दिखता है लेकिन उसके हाव भाव, उसकी सोचने का तरीका, लाइफ को टैकल करने का तरीका अपनी माता से मिलता है। ठीक उसके उलट कोई है जो अपनी माता की तरह दिखता है लेकिन उसके सारे लक्षण पिता की तरह दिखते हैं। और ऐसा भी कहीं देखने में आता है कि वो बच्चा ना माता से मिलता है ना पिता से मिलता है, अपने पूर्वजों से मिलता है, अपने 1-2 पीढ़ी आगे के लोगों से मिलता है। तो ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसके लिए एक सिद्धांत पर यह काम करता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों, जिस समय की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो मेंडल का दिया हुआ है। आप सबने पढ़ा है मेंडल का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन इससे पहले, मेंडल को जानने से पहले, हम मेंडल के पीरियड को या इस टोटल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज द प्री मेंडेलियन एरा, देन इज द मेंडेलियन एरा, और उसके बाद पोस्ट मेंडेलियन एरा। प्री मेंडेलियन एरा, पोस्ट मेंडेलियन एरा एंड प्री मेंडेलियन एरा। मेंडेलियन एरा बच्चों क्यों? क्योंकि मेंडेल ही वो ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे ही वॉज अ जीनियस, उन्होंने एक कंप्लीट प्रूफ दिया कि कैसे माता पिता के गुण उसकी संतान में जाते हैं। उन्होंने अपने जो रिसर्च किए, उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशंस किए, उस पे बाद में जाकर लॉ बने, और वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो मेंडल वाज द फर्स्ट, सो वी कॉल हिम द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उससे पहले हम थोड़ा सा प्री मेंडेलियन एरा को जान लें। मेंडल के पूर्व जो भी वैज्ञानिक हुए और जो इस फील्ड पर काम कर रहे थे, उन्हें हम प्री मेंडेलियन एरा में रखते हैं। उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है मेंडेलियन एरा में पाइथागोरस का। आपको पता है कि पाइथागोरस यूनान के थे।
मॉइस्ट वेपर थ्योरी, ये आता है। इसके बाद अरस्तु का आता है, इसके बाद आता है मिनिएचर थ्योरी। ये सारी थ्योरी, और इसी में एक और आती है ब्लेंडिंग थ्योरी। ये हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा जान लें। मॉइस्ट वेपर थ्योरी, ब्लेंडिंग थ्योरी, मिनिएचर थ्योरी, और इसी में एक आता है जर्म प्लाज्म थ्योरी। ये सारी जो चीजें थी, ये एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इशारा करती। जैसे मॉइस्ट वेपर और मिनिएचर थ्योरी ये कहती थी कि जो मेल और फीमेल के जो स्पर्म्स है या जो जेनाइटल पार्ट्स है, उसमें एक मिनिएचर फॉर्म में, बहुत ही स्मॉल फॉर्म में एम्ब्रायो जो होता है वो सेट रहता है, और वो एम्ब्रायो धीरे धीरे एक कंप्लीट बेबी में डेवलप हो जाता है। ब्लेंडिंग थ्योरी ये कहती है कि मेल और फीमेल के ब्लड्स जो होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसमें मेल को प्योर ब्लड और फीमेल को इम्प्योर ब्लड कहा गया, और उससे फिर नए संतान का जन्म होता है। जर्म प्लाज्म थ्योरी लैमार्क का दिया हुआ है। लैमार्क की थ्योरी ये कहती है कि हमारे बॉडी में सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म दो तरह के सेल्स होते हैं, और ये जर्म प्लाज्म जो होता है वो किसी भी लिविंग को, नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। ये सभी थ्योरी जो थी वो थोड़ा थोड़ा इशारा कर रही थी, बट इट वॉज नॉट कंप्लीट, गिव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस। पूरा एक कंप्लीट आइडिया वो नहीं दे पा रही थी। इसके बाद आए मेंडल। मेंडल का जन्म थोड़ा सा हम जान लें। 22 जुलाई कहीं पे 1822 को, कहीं 20 भी आता है, 20 जुलाई 1822 को भी को हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में। ही वॉज अ मॉन्क। मेंडल अपनी पढ़ाई करने के बाद एक स्कूल में एज ए मॉन्क, वहाँ वो हाई स्कूल थी, वहाँ वो पढ़ाए, और अपना पूरा रिसर्च जो था वो गार्डन पी पे, पाइसम सेटाइवम जिसका वैज्ञानिक नाम है, उस पर उन्होंने रिसर्च किया। कितने साल तक? 7 साल तक। 7 साल तक उन्होंने कंप्लीट रिसर्च किया, और इस रिसर्च के आधार पर उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ आइडियाज दिए, जो बाद में लॉ के रूप में जाने गए। बच्चों, लॉ और पोस्टुलेट्स में सिंपल अंतर यह है कि पोस्टुलेट्स जो होता है वो हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन लॉ हम उसको कहते हैं, पोस्टुलेट्स पे ही लॉ बनते हैं। लॉ वो होता है जो यूनिवर्सल होता है हर जगह। जैसे हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ हर जगह फोर्स का जो है कि वो स्थिर रहना चाहता है और गतिमान रहना चाहता है, तो वो लॉ होता है जो यूनिवर्सल होता है। तो उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए, मेंडल का वर्क लगभग 34 साल तक एज इट इज पड़ा रहा। उसमें कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, कोई उस पर, पूरी दुनिया ने उसे जाना भी नहीं। तो उसके पीछे भी कई कारण थे, तो थोड़ा सा वो भी हम जान लें। उन्नीस 1956 में मेंडल ने अपने वर्क को, 7 साल के काम को एज ए रीडिंग के रूप में, जैसे पेपर पढ़ा जाता है, साइंटिस्ट लोग अपना रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, तो उन्होंने ऑस्ट्रिया में अपने रिसर्च पेपर को पढ़ा। इसी को 2 साल बाद 66, ऐसे तो 56 से 66 तक का माना जा रहा है, तो 34 साल में जब उन्होंने शुरू किया, तो हम 7 साल और जोड़ दें तो लगभग 66 में उनका पेपर पब्लिश हुआ, प्रोसीडिंग्स ऑफ पेपर ऑन द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस नाम से उनका पेपर पब्लिश हुआ। इसके बाद लगभग 34 साल तक, यानी 19वीं सदी तक मेंडल के वर्क को किसी ने नहीं जाना। उनका रिसर्च पेपर एज इट इज पड़ा रह गया। बाद में 19वीं शताब्दी में ह्यूगो डे वेरिस,
कार्ल कॉरेंस और ट्रेमार्क नाम के 3 वैज्ञानिक अलग अलग देशों में अलग अपने अपने तरीके से रिसर्च कर रहे थे और उनका रिसर्च इस रिजल्ट पे पहुंचा जो मेंडल ने लगभग 34 साल पहले निकाल लिया था। बच्चों एक ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई द मेंडल वर्क वॉज नॉट गेन एज पॉपुलरिटी एज डार्विन्स, क्योंकि डार्विन भी उसी समय के थे। डार्विन की थ्योरी हम इतना पढ़ते हैं, हमने लैमार्क की थ्योरी पढ़ी है, उससे पहले हमने अरस्तु को इतना जाना, लेकिन हमने मेंडल के वर्क को इतना क्यों नहीं जाना, क्यों उनके लाइफ में, और वो 84 में वो उनकी डेथ भी हो गई, क्यों हमने नहीं जाना। तो सबसे पहली बात बच्चों ये आती है कि मेंडल का जो वर्क था वो बिल्कुल नया था। उन्होंने एक गार्डन पी को लेकर करके एक ऐसा रिसर्च कर रहे थे कि क्यों पेरेंट्स के जो इनहेरिटेंस है या कैरेक्टर्स है वो उसकी संतान में आते हैं, साथ ही साथ उनके जो डाईहाइब्रिड क्रॉस थे या मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे उसमें उन्होंने देखा कि जो टॉल प्लांट है वो डॉर्फ प्लांट से जब उन्होंने उसका क्रॉस कराया तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स आए जो F2 और F3 जनरेशन में शॉर्ट में कन्वर्ट हो गए। तो एक ये उनकी सबसे बड़ी बात हो गई। दूसरी बात तो ये थी कि उस समय डार्विन का रिसर्च इतना ज़्यादा डेवलप था, काफ़ी वो पूरी दुनिया घूम रहे थे, तो पूरी दुनिया में डार्विन की धूम मची थी। पूरा विश्व खास करके इंग्लैंड जो था वो डार्विन थ्योरी को पढ़ रहा था। तीसरी बात, डार्विन जहाँ से बिलोंग करते थे ऑस्ट्रिया, इट वॉज अ वेरी स्मॉल कंट्री। कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था कि वो हर जगह अपने पेपर्स को भेजते। आज अगर हम छोटा सा भी कुछ भी काम करते या मैसेज भेजना होता है हम तुरंत व्हाट्सएप ईमेल चैट करना शुरू कर देते हैं, तो कम्युनिकेशन भी था। इसके अलावा एक और बात थी कि उन्होंने अपने रिसर्च में मैथमेटिक्स टूल्स का यूज किया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मेंडेलियन। मैथमेटिकल टूल्स भी हम कह सकते हैं या मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं इसको हम, मैथमेटिक्स जैसे जिसमें कि हम स्टैटिस्टिक्स को ला सकते हैं। उन्होंने अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज किया। तो ये भी बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट था कि बायोलॉजी में मैथ का क्या यूज होगा। तो ये सब कुछ ऐसे बेहतरीन कारण थे जिसकी वजह से मेंडल का वर्क पॉपुलर नहीं हो पाया, लोग जान नहीं पाए। इसके बाद जब मेंडल के जाने के बाद जब उनके रिसर्च के पॉपुलैरिटी होने का भी यही एक सबसे बड़ा वजह बना, और वो था मैथमेटिकल टूल्स। क्योंकि जो वैज्ञानिक ह्यूगो डे वेरिस और कार्ल कॉरेंस और ट्रेमार्क जो वर्क को कर रहे थे, उन्होंने जब इस वर्क को देखा तो उन्होंने जाना कि कितनी अच्छे से मेंडल ने अपने सारे जितने भी उनके जो ऑब्जर्वेशन थे उनको उन्होंने टेबलॉइड कर रखा था, टेबल में कन्वर्ट करके रखा था। साथ ही उन्होंने जो रेशियो की बात की थी, जैसे 3:1 की हम बात करते हैं या 1:2:1 की बात करते, तो उनका जो हर दिन का जो ऑब्जर्वेशन था या हर पीढ़ी का जो ऑब्जर्वेशन था उन्होंने बहुत ही अच्छे से टेबलॉइड करके रखा था, टेबल में कन्वर्ट करके रखा था। इसके अलावा मेंडल का जो रिसर्च वर्क था वो काफ़ी बड़ा था। इट वॉज अ वेरी शॉर्ट। गार्डन ट्री का जो लाइफ होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिससे कि मेंडल का वर्क काफ़ी पॉपुलर हुआ। आपको बच्चों यू कैन इमेजिन कि 7 सालों में उन्होंने 29,000 पेड़ों पर रिसर्च किया था। यानी उनका जो रिसर्च का जो वर्क का जो मॉडल था, हम जिसको कहते हैं आज हम कोई भी जो नई मेडिसिन का रिसर्च करते हैं या मेडिसिन हम डेवलप करते हैं, या पिछले क्लास में आपने इन विट्रो वगैरह जो पढ़ा, तो वो उनका वो मॉडल काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम। बट मेंडल ने जिस गार्डन पी को सिलेक्ट किया, इट वॉज अ वेरी शॉर्ट टर्म प्लांट, 3 महीने में उसका पूरा लाइफ कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, बहुत मास लेवल पर उन्होंने वर्क किया, तो उसके कारण के जो ऑब्जर्वेशन में जो गलतियाँ होती हैं वो काफ़ी कम हो गई, एरर जो था वो काफ़ी कम हो गया, डिविएशन। तो ये सब भी एक बहुत कारण रहे जिससे कि मेंडल को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, उनका वर्क जो था वो काफ़ी ऑथेंटिक था। एक और बात कि मेंडल अपने ही वर्क को लेकर के कहीं कहीं पे एश्योर नहीं थे, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को लेके जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे कारण रहे मेंडल की पॉपुलैरिटी के और उनके पॉपुलर ना होने के। बच्चों हम स्लाइड की ओर चलते हैं और जानते हैं कि कुछ ऐसे टर्म्स जो बार बार इस चैप्टर से रिलेटेड या जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आएंगे, तो उन सारे टर्म्स को हम समझ लें। तो आइए हम स्लाइड की ओर चलें और देखें।
जैसा कि अब बच्चों अब जेनेटिक्स तो जानते ही हैं, इनहेरिटेंस जानते हैं, वेरिएशन जानते हैं। यहाँ पर ये 3 टर्म को मैं यहाँ थोड़ा सा डील कर दूं, कैरेक्टर, ट्रेट्स और एलील। कैरेक्टर्स मीन्स कोई भी लक्षण, जैसे कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, या किसी के आई कलर वो ब्लैक हैं, या हेयर कलर वो ब्लैक हैं, ब्राउन है, कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, या उसकी जो नेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, या थाई बोन है वो ऐसा है, उसकी गेट चाल कैसी है। तो ये जो है वो कैरेक्टर्स बताते हैं। कैरेक्टर्स मीन्स एक कंप्लीट लक्षण जो हम बताते हैं, हाँ दिस इज अ टॉल, या यही एक लंबी फैमिली से। अगर हम अमिताभ बच्चन को एज ए हम एग्जांपल लें तो उनकी फैमिली की आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो उनके जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं की तरह टॉल है। मीन्स कैरेक्टर एक कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन दैट दिस इज अ टॉल। और ट्रेट्स मीन्स उसी कैरेक्टर के कई फॉर्म, जैसे हम कहते हैं कि हाँ ये लंबा है, ये छोटा है, ये मीडियम साइज का है, यानी लंबाई को ही हम 3 भागों में डिवाइड करें, लंबा, मीडियम, छोटा, बौना। तो ये जो 4 मैंने शब्दों के जो कहे वो क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए। किसके ट्रेट्स हो गए, लेंथ के ट्रेट्स हो गए, लंबाई के ट्रेट्स हो गए। एलील्स, एलील्स बच्चों हम जीन लेवल पर जब चले गए, आपको पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए में जो फंक्शनल फॉर्म होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के उसे हम जीन कहते हैं। और हर समय हर न्यूक्लियोटाइड फंक्शनल फॉर्म में नहीं होता, तो जब वो फंक्शनल फॉर्म में होता है तो उसे जीन कहते हैं। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी कि आपको पता है कि जब गैमिट के फॉर्मेशन के बाद जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जाइगोट बनता है, तो उस समय माता और पिता दोनों से हम एक एक क्रोमोसोम प्राप्त करते हैं। अब ये माता पिता के जब क्रोमोसोम, जैसे हमने कोई क्रोमोसोम लिया, लेट सपोज हमने क्रोमोसोम नंबर 1 लिया, नंबर 1 में एक माता से आया, एक पिता से आया। अगर ये दोनों क्रोमोसोम लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लंबाई की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पिता का क्रोमोसोम अगर पिता लंबे हैं तो पिता से जो क्रोमोसोम आया है तो उस क्रोमोसोम में जो जीन है वो लंबा वाला होगा, यानी वो एलील जो है वो लंबाई को शो करा। अगर माता की लंबाई कम है, शॉर्ट है, ड्वार्फ है, तो उससे जो नंबर 1 जो आया है क्रोमोसोम वो क्या होगा, वो शॉर्ट वाला होगा, लेकिन वो दोनों एक ही जगह पे दिखाई देंगे। तो इसे हम कहेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी एक टॉल, एक ड्वार्फ, लंबा, एक छोटा। और ये दोनों किस में होंगे, एक फॉर्म में होंगे, ग्रुप में होंगे। कहाँ होंगे, जाइगोट में होंगे। आई होप कि आप ये समझ रहे हैं एलील। अब आता है ये सारे टर्म्स। अब जैसे हम कहते हैं होमोजाइगस, तो होमोजाइगस कब होगा एलील, जब दोनों एलील जो होंगे वो क्या होंगे, लंबे वाले होंगे, लंबाई वाले, जैसे ट्रू कहेंगे, प्योर लाइन। जब दोनों लंबे हैं या दोनों छोटे हैं तो उसको कहेंगे होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस कब कहेंगे, जब मिक्स कैरेक्टर्स आएंगे। इसे जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो ये और आपको क्लियर होगा। कंडीशन वेयर द कैरी डिसिमिलर एलियल्स, यानी एक माता क्या एक पिता क्या। तो अगर ये पिता वाला लंबा है और माता वाला छोटा है तो फिर ये यहाँ पे हेट्रोजाइगस होगा। लेकिन अगर माता पिता दोनों लंबे हैं तो यहाँ पे होमोजाइगस एलील हो जाएगा। ट्रू ब्रीडिंग वो होती है बच्चों जब हम, जैसे पेरेंट्स टॉल हैं और उनकी हम कई जनरेशन तक हम उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, जनरेशन 4, एफ जनरेशन 4 या जनरेशन 5, जनरेशन 6, उसके बाद हम उन सब का हम चेक करते हैं कि उसमें कहीं हेट्रोजाइगस या मिक्स कैरेक्टर तो नहीं है। अगर कई जनरेशन तक हमें मिक्स कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं तो उसे हम ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो जब 2 एलील्स जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और एक कैरेक्टर दूसरे को दबा देता है, जैसे टॉल और डॉफ की बात करें तो अगर टॉल कैरेक्टर अगर नेक्स्ट जनरेशन में आया है तो उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। जैसे अगर पिता टॉल है और माता शॉर्ट है और अगर संतान जो है वो अगला जो संतान जन्म लिया वो लंबा है तो इसका हम कहेंगे कि फादर का जो एलील है या फादर जो का कैरेक्टर जो है वो माता के कैरेक्टर पर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। लेकिन अगर माता का कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाता है तो बच्चा क्या होगा, डॉर्फ होगा। इसी तरह से जस्ट उल्टा रिसेसिव जिसकी अभी मैंने बात की। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप वो होता है बच्चों जो हम फिजिकली देखते हैं, पी फॉर फिजिकल, फिजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड फिनोटाइप।
जैसे अगर माता और पिता दोनों के मिलने से संतान का जन्म हुआ है, और अगर पिता टॉल और माता शॉर्ट हैं, लेकिन अगर बच्चा टॉल हुआ है तो हम कहते हैं कि पिता का कैरेक्टर डोमिनेंट है, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। लेकिन अगर उसी लड़के की संतान होती है और वो डॉर्फ हो जाता है तो वहां पे हम कहेंगे कि दिस इज अ फिनोटाइप, तो वो लंबा था लेकिन जीनोटाइप में वो शॉर्ट हो गया, मिक्स कैरेक्टर हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, जिसे हम आगे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस में और अच्छे से समझेंगे। इसी तरह से जीनोटाइप यानी जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरेक्टर, हाइब्रिड द इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग बाय मेटिंग ए जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स, यानी हाइब्रिड आपने सुना है आजकल की दो कैरेक्टर को मिक्स कर करके जब हम नया कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड को आप यहाँ ऐसे कह सकते हैं जिसे स्मॉल टी और कैपिटल टी, दिस इज हाइब्रिड। पनिट स्क्वायर एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया पनिट स्क्वायर। इससे हम किसी भी तरह की जेनेटिक जीनोटाइप की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, आपने ऐसा कई बार पढ़ा होगा। अब हम आते बच्चों मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज द फिगर ऑफ ग्रेगरी जॉन मेंडल की ये तस्वीर है। ये मेंडल जो है वो मैटर पे गार्डन पी, जिसको हम साइंटिफिक नाम पाइसम सटाइवम है, उस पर वो वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर उनके वर्क को दिखाने की मैंने कोशिश की है, जो आगे थोड़ा सा है। अब देखिए मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना, उसके 7 रीजंस थे जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि फ्लावर पे ही बात करते हैं, जो पी प्लांट होता है उसका फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, यानी बोथ इसमें होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं, एंथर और स्टिग्मा दोनों होते हैं। तो अगर हमें सेल्फ क्रॉस कराना है तो बिना फ्लावर के ओपन हुए ही, फ्लावर इज इन अ क्लोज कंडीशन, इट इज नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड राइट नाउ, अंदर ही अंदर यानी अपने आप ही वो पॉलिनेट हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। और ट्रू ब्रीड यानी जो इस फ्लावर के जेनेटिकल कैरेक्टर्स हैं वो हमें नेक्स्ट जनरेशन में मिलते हैं। अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना होगा तो आप सिंपल एक टेक्निक जानते हैं, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमेस्कुलेशन में क्या होता है बच्चों कि जो मेल पार्ट्स हैं, जिसे एंथर आप जानते हैं, इसे हम इमेस्कुलेट कर देते, कट करके हटा देते हैं, और इसमें किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ला करके हम छिड़क देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। फीमेल पार्ट तो इसी फ्लावर का है, इसी पेड़ का है, लेकिन मेल पार्ट जो है वो दूसरे का होता है। इससे क्या होता है, हमें मिक्स्ड कैरेक्टर्स मिलते हैं, फीमेल इसका है, मेल दूसरा है, तो हमें मिक्स कैरेक्टर मिलते हैं। इसको हम इमेस्कुलेट करते, कट करके हटा देते हैं और इसे बैग से बांध देते हैं। मेंडल ने यही वर्क 1856 के करीब में किया और उन्होंने एक कंप्लीट और ऑथेंटिक रिजल्ट प्रोड्यूस किया प्योर ब्रीडिंग का या ट्रू लाइन ब्रीडिंग का। यहां देखिए 7 ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स दैट इज सेलेक्टेड बाय द मेंडल। मेंडल ने जब गार्डन पी को सेलेक्ट किया तो उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स लिए जो बहुत ही जनरल थे, आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस दिस इज टॉल, दिस इज शॉर्ट। अब ऐसा नहीं कि टॉल है तो 5 फीट है और शॉर्ट है तो 4 फीट है, नो, वो आप एकदम कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस टॉल इज 5 फीट एंड शॉर्ट इज द 2 फीट। या अगर ग्रीन है तो कंप्लीट ग्रीन है, ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था कि लैब में लाइट वगैरह कम रहती थी, अक्सर लोग सनलाइट में ही वर्क करते थे या लैंप वगैरह या दिया जला करके काम करते थे, तो वहाँ पे ब्लैक वायलेट कलर थोड़ा मिक्स हो जाता था। तो वहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन के लिए भी उन्होंने क्या चुना, ग्रीन कलर चुना। अब देखिए ग्रीन और येलो, चाहे कोई भी देखे वो ग्रीन को ग्रीन ही कहेगा उसे, वो और वो येलो को येलो ही कहेगा, जबकि वायलेट और ब्लैक में थोड़ा सा मिक्स मैच कर सकते हैं कि नहीं ये मुझे ये डार्क ग्रीन ये मुझे वायलेट दिख रहा है और किसी को वो ब्लू दिख रहा है। तो उनके जो कैरेक्टर्स थे वो काफ़ी इलेबोरेट थे। जैसे आप देखिए अगर हाइट की बात करें तो ये टॉल, कंप्लीटली टॉल, डॉर्फ इज कंप्लीटली डॉर्फ। नेक्स्ट इज द फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट।
वायलेट एंड व्हाइट, जब दो कलर को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वायलेट और व्हाइट अगर दोनों को कंपैरिजन करना हो तो हम वहाँ पे मिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। व्हाइट मेरे लिए भी व्हाइट है, व्हाइट आपके लिए भी व्हाइट है। अगला है फ्लावर पोजीशन, एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल देखिए आप यहाँ साइड से फ्लावर निकला और एक्सियल क्या है? हर इंटरनोड पर एक फ्लावर निकला हो, दैट इज द एक्सियल फ्लावर। पॉड शेप, आप देखिए पॉड शेप फुल एकदम कंप्लीट स्ट्रेट है पॉड, और ये है कंस्ट्रिक्टेड है, यानी सीड जैसे जैसे सीड बने वहां पे वो थोड़ा थोड़ा गैप बना हुआ, इस तरह से आप देखिए वेब लाइक स्ट्रक्चर। तो जो हम सीड पॉड को भी देखेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस दिस इज अ कंप्लीट लेंथ में है और ये जो है वो कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में। जो पॉड का कलर है वो भी ग्रीन एंड येलो है, इट इज ऑल्सो कंप्लीटली आइडेंटिफाई। राउंड एंड रिंकल्ड, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने जो भी कैरेक्टर्स अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किए वो काफ़ी नीट एंड क्लीन थे, बिल्कुल आसानी से ऑब्जर्वेबल थे। तो ये सारे 7 कैरेक्टर्स को लेकर के मेंडल ने अपने रिसर्च वर्क को स्टार्ट किया, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं कि राइट द 7 कैरेक्टर्स सिलेक्टेड बाय मेंडल फॉर देयर रिसर्च, फॉर हिज रिसर्च। तो ये आप सारे कैरेक्टर्स को लिखेंगे और हो सके तो डायग्राम भी बनाएं। अब आप जिसकी मैंने चर्चा अभी पहले की थी आप वो देखिए बच्चों, यहाँ स्लाइड में दिखाया गया स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी। पी को क्रॉस कराने के लिए कैसे हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्राप्त कर सकें जिससे कि हमारा रिजल्ट जो है वो ऑथेंटिक हो। तो उन्होंने क्या किया, पेरेंट, आप ये देख रहे हैं ये पेरेंट फ्लावर है। आपको पता है कि जो स्टेम और पॉलन है वही जो होते हैं वो जर्मिनल सेल्स हैं, वहीं से कैरेक्टर्स जो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो उन्होंने पॉलन को यहाँ कट करके हटा रहा है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इमैस्कुलेशन। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, व्हाट इज इमैस्कुलेशन, या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इमैस्कुलेशन, और उसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो कटिंग ऑफ द पॉलन या कटिंग ऑफ द मेल पार्ट इज कॉल्ड द इमैस्कुलेशन। यहाँ इमैस्कुलेट किया गया, ये फीमेल फ्लावर है, दूसरे फ्लावर का पॉलन लाकर इस पर छिड़क दिया गया और उसको बैक कर दिया गया ताकि किसी भी वेक्टर के थ्रू, वेक्टर आपको पता है एयर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो पॉलन को लाकर फर्टिलाइज करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो वहाँ पे उसको उन्होंने बैक कर दिया और उससे जो नया जनरेशन मिला वो सभी टॉल आप देख रहे हैं, या टॉल या डॉफ जो भी मिल रहे हैं। लेकिन ये जो कैरेक्टर वो किसका आप देख रहे हैं, ये मेल का कैरेक्टर आ रहा है। आप यहाँ देखें ये सारे फ्लावर जो है वो वॉयलेट कलर के हैं, यानी यहाँ फीमेल का कैरेक्टर जो है वो क्या हो गया, दब गया, वो उभर के नहीं आ पाया। दिस इज द डोमिनेंस। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि डोमिनेंस ही क्या हुई। अगर किसी मान लिया दूसरे फ्लावर का, अगर इसी का आप इमेजिन करें कि इसी का पॉलन लेकर के वो इस पे डाल रहे हैं फीमेल पे, तो क्या हो रहा है, वो जितने भी प्लांट्स बने उसका फ्लावर कलर जो था वो वॉयलेट कलर का, यानी इस फ्लावर का आ रहा है। आप यहाँ देख लें, यहाँ मैंने लिखा भी है इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ वन प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए ये जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं वह इमैस्कुलेशन होता है। बच्चों आप यहाँ देखें, हमारा पहला जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन जीन का इनहेरिटेंस के लिए मेंडल ने जो क्रॉस करवाए उसकी यहाँ चर्चा की गई है। तो सबसे पहले है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड मीन्स 2 और डिफरेंट, मिक्स जिसको हम कह सकते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स 2 कैरेक्टर के बीच में मैटिंग, दैट इज द क्रॉस। सिंगल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आप यहाँ देखें डायग्राम को, दिस इज द टॉल प्लांट, इट इज कंप्लीटली आइडेंटिफाइड दैट दिस इज अ टॉल। आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं ये टॉल प्लांट है, दिस इज अ शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनके बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। अब आप यहाँ देखिए, दिस इज पनेट स्क्वायर। आगे आप और समझेंगे। तो यहाँ पेरेंट के लिए होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस क्यों, क्योंकि ये टॉल है तो दोनों कैरेक्टर किसके होंगे। यहाँ आपको पता है कि जब मियोसिस होता है तो उसमें मदर सेल में 4 होते हैं। अगर इमेजिन करें कि 4 क्रोमोसोम है तो वो डॉटर सेल में जाकर 2 हो जाते हैं और फिर एक हो जाता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। तो होमोजाइगस टॉल, तो इससे एक टी आया। हेट्रोजाइगस यहाँ टी, ये टी यहाँ डॉर्फ के लिए लिया गया है,
छोटा के लिए लिया गया है। टी फॉर टॉल, तो चूंकि लंबा है इसलिए उसे हम डबल टी जो से इंडिकेट कर रहे हैं और कैपिटल टी से इंडिकेट कर रहे हैं, और लंबाई की ही हम यहाँ क्रॉस करा रहे हैं, तो हमने डॉर्फ के लिए छोटा टी ले लिया है। ठीक है, आप यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए इससे एक टी आया, एक इससे टी आया, यहाँ टॉल, ये F1 जनरेशन हो गया। यानी कि जब गैमेट बना तो उसमें मेल और फीमेल या लंबे और छोटे दोनों की गुण आए, लेकिन F1 जनरेशन यानी इनसे जो संतान प्रोड्यूस हुई पहली जनरेशन में, जिसको हम फीलल, F फॉर फीलल जनरेशन कहते हैं, तो वो सभी क्या हुए, टॉल हुए। मेंडल ने अब क्या किया, इनकी सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन कराई, यहाँ इमेस्कुलेशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। तो यहाँ टॉल, दिखने में तो ये टॉल ही है, हालांकि इसमें एक शॉर्ट वाला भी कैरेक्टर है, आप देख रहे हैं यहाँ, लेकिन वो सभी टॉल हुए क्योंकि वो टी जो है वो यहाँ डोमिनेंट हो गया। जितने भी प्लांट बने वो सभी टॉल थे। इनकी जब नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्होंने सेल्फिंग कराई तो गैमेट क्या बना, टी 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 टी, और ये पनेट स्क्वायर से जब उन्होंने देखा तो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल मिलकर के यहाँ प्योर टॉल बनाए, क्योंकि ये क्या हो गया, इसमें शॉर्ट वाली की कहीं कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन ये जो दोनों थे वो क्या हो गए, मिक्स कैरेक्टर हो गए, हाइब्रिड कैरेक्टर हो गए, और ये जो था ये डॉर्फ, ये भी प्योर कैरेक्टर हो गए। यानी दो जो थे वो प्योर कैरेक्टर मिले, ये प्योर टॉल, ये प्योर डॉर्फ, और ये जो थे वो क्या थे, मिक्स्ड कैरेक्टर थे, जिसको आगे मेंडल ने 1:2:1 में कहा, या फिनोटाइप में वो 3:1 हुआ। ये हम आगे भी देखेंगे, आप यहाँ भी देख सकते हैं वही चीज है, लेकिन यहाँ जीनोटाइप पे समझाया गया। पेरेंटल जनरेशन में यहाँ टॉल और डॉर्फ आए, यहाँ इनकी मैटिंग कराई गई, और जिससे जब F1 जनरेशन में आप देखिए बच्चों, यहाँ ये हालांकि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों में है, लेकिन ये दोनों प्लांट जो है वो टॉल हैं। जब यहाँ पनेट स्क्वायर या F2 जनरेशन में इनकी मैटिंग कराई गई, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, टॉल 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 और डॉर्फ, यानी ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल, लेकिन एक डॉर्फ हो गया। अब ये डॉर्फ हो गया तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जब पेरेंट्स टॉल थे तो ये डॉर्फ कैसे हो गया, क्वेश्चन मेंडल के मन में भी उठा, ये डॉर्फ कैसे हो गया। इसका मतलब था कि ये जो टॉल थे, ये जो टॉल बने, इनमें डॉर्फ वाले कैरेक्टर्स थे, जिसी को आगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ही लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बना। यहाँ पे आप देखें, फिर अगले जनरेशन में जब इनकी करवाई गई मैटिंग तो यहाँ पर भी ये टॉल और टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन जब इनका भी देखा जाएगा फिनोटाइप, यानी दिखने में तो ये फिजिकली टॉल लग रहे हैं, लेकिन ये जेनेटिकली ये तो मिक्स्ड है। इसके लिए बाद में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस कराया गया। तो इस आधार पर मेंडल ने जीनोटिपिकली जो रेशियो था वो क्या था, 1:2:1 था, और फिनोटिपिकल रेशियो 3:1 था, 3:1 था, क्योंकि ये तीनों टॉल थे और एक डॉर्फ था। आप इसको देखें, यहाँ यही चीज यहाँ दिखाई गई है, दिस इज द प्योर कैरेक्टर, या इसको हम कहते हैं प्योर लाइन ब्रीडिंग, और ये दिस इज द मिक्स्ड कैरेक्टर। यहाँ होमोजाइगस टॉल एक हुआ, यहाँ होमोजाइगस डॉर्फ भी एक हुआ, लेकिन दो हेट्रोजाइगस टॉल हुए, यानी इनमें मिक्स्ड कैरेक्टर थे। अगले जनरेशन में इट में कि वो उसमें से एक डॉर्फ प्लांट भी बने। यहाँ पर मैथमेटिकली बायनोमियल एक्सप्रेशन से मेंडल ने इस चीज को प्रूफ किया, आप यहाँ देख रहे हैं, और इसमें रिजल्ट भी वो लाते हैं कि 1/4 जो भी कैरेक्टर होंगे, अगर 4 हम रिजल्ट पे स्टडी कर रहे हैं तो 1/4 कैरेक्टर जो होंगे वो प्योर लाइन को इंडिकेट करेंगे, और 1/4 अगला जो होगा वो भी प्योर लाइन को इंडिकेट करेगा, लेकिन जो हाफ कैरेक्टर होगा वो हाइब्रिड को या हेट्रोजाइगस वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। थोड़ा सा और यहाँ आप देखें कि मेंडल्स ऑब्जर्व द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स एंड ही प्रपोज्ड दैट फैक्टर्स, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे मेंडल ने जो रिजल्ट निकाला वो रिजल्ट ये निकाला कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, कैसे रिजल्ट उन्होंने निकाला, जब F2 जनरेशन की उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराई, सेल्फ क्रॉसिंग कराई, तो उन्होंने ये पाया कि जो एक प्लांट जो मिला वो बिल्कुल डॉर्फ था। इसका मतलब कि जो F1 जनरेशन के जो हमने गैमेट्स प्राप्त किए, या जो फिलल जनरेशन में जो हमारे संतान प्राप्त हुए हैं, उनमें एक कोई कैरेक्टर जो था वो मिक्स था, वो अगले जनरेशन में क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, जिसकी वजह से एक प्लांट जो था वो पूरी तरह से शॉर्ट हुआ।
और बाकी तो 3 टॉल थे ही, जिसको कि उन्होंने आज हम जीन कहते हैं या डोमिनेंट कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं, लेकिन मेंडल ने उस समय ये सब चीज़ों को उनको आइडिया नहीं था। ये सब तो हम आज जानते हैं और आज हम रिसर्च जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, आप सेल की डिवीज़न को भी आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उनको ये सब पता नहीं था। हालांकि उन्होंने ये टर्म जरूर यूज़ किया, फैक्टर मीन्स द कैरेक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी रीज़न, किसी भी रीज़न के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो उसको उन्होंने फैक्टर कहा। और वो इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू स्प्रिंग, वो माता पिता से उसकी संतान में जा रहा है, और इसे उन्होंने क्या कहा, जीन कहा, जो हम आज कहते हैं। इसी चीज को यहाँ पे उन्होंने कहा कि F1 when self pollinated produce gamete T and T in equal proportion, इक्वल प्रोपोर्शन वो कैरेक्टर्स जाते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन pollen grains of T have 50% chance to pollinate egg to T and T, capital T and small t. Also pollen grain of T have 50% chance to pollinate T and T. यानी इसमें 50-50 चांसेस होते हैं, लेकिन F1 जनरेशन का जो रिजल्ट दिखाया वो क्या दिखाया कि 75% टॉल हो गए और 25% क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। यहाँ F2 जनरेशन का जब उन्होंने कराया तो उन्होंने क्या क्या कराया, जनरेट डॉर्फ प्लांट इन F3 एंड F4। किसको, जो हाइब्रिड वाले जो हमें मिले थे 1:2:1 में जो मिले थे, तो जो F2 प्लांट्स थे उसको उन्होंने 3 और 4 यानी अगले से अगले जनरेशन तक नहीं कहा। बच्चों मेंडल का जो रिसर्च वर्क था वो काफ़ी इलेबोरेट था, काफ़ी उन्होंने आगे बढ़ करके काम किया ताकि उन्होंने जो भी रिजल्ट्स मिले वो काफ़ी ऑथेंटिक मिले। ही कंडक्टेड दैट जीनोटाइप ऑफ डॉर्फ वाज होमोजाइगस टीटी, यानी डॉर्फ जो प्लांट हमें मिला उसमें कंप्लीट टीटी जनरेशन ही था, जो कि आपने पनेट स्क्वायर में अभी देखा। इसी को कंफर्म करने के लिए उन्होंने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस कराया। क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों, हालांकि मैंने ऐसे क्वेश्चन करके नहीं दिया है, बट आप इसे लिखेंगे व्हाट इज बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या होता है कि हाइब्रिड और किसी भी पेरेंट के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बैक क्रॉस करते हैं, जबकि टेस्ट क्रॉस होता है वो केवल ये जानने के लिए होता है कि जो हमें हेट्रोजाइगस फॉर्म मिला है उसमें कौन से जीन डेव हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये जो हाइब्रिड है, तो इसमें ये कैपिटल टी है या स्मॉल टी ये तो हमको नहीं पता है जीनोटाइप में। फिनोटाइप में तो ये टॉल शो कर रहा है, तो उसे जानने के लिए हम रेसेसिव पेरेंट्स के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। अब जैसे आप देखिए यहाँ टी और टी मिलकर के यहाँ डॉर्फ बन जाएगा और ये टी और टी यहाँ मिलकर टॉल बन जाएगा, यानी हम जान लेंगे कि ये जो टॉल दिखा रहा है फिजिकली ये टॉल है, लेकिन इसमें डॉर्फ वाले कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं, तभी तो अगले जनरेशन में मुझे एक डॉर्फ प्लांट मिला। दिस इज द टेस्ट क्रॉस। जांचने के लिए जो क्रॉस किया जाए वो टेस्ट क्रॉस कराते हैं, और टेस्ट क्रॉस हमेशा जो टॉल है इट में भी वो हाइब्रिड और होमो, बट उसे हम रेसेसिव पेरेंट्स के साथ कराएंगे। आप एक चीज और यहाँ देख लें, थोड़ा सा और अच्छे से इसे देखें और आपका क्लियर होगा। लेट सपोज कि हमें 3 मिला था टॉल, यहाँ पे वॉयलेट दिया हुआ, अगर आप वॉयलेट और व्हाइट का हमने क्रॉस कराया था तो हम यहाँ वॉयलेट फ्लावर ले लें, क्योंकि मुझे यही पिक्चर ज़्यादा अच्छा लगा। दिस इज वेरी कलरफुल एंड इलेबोरेट। तो आप देखिए कि यहाँ वॉयलेट फूल है। अब ये वॉयलेट कलर का फूल है, अब इसमें तो हमको नहीं पता 3:1 का रेशियो मिला था, 3 फिनोटिपिकली जो थे वो वॉयलेट फ्लावर थे। अब इट मे कि उसमें हेट्रोजाइगस वाले हैं कि नहीं हैं नहीं जानते, तो उसकी जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। तो ये वॉयलेट फ्लावर ले लिया, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है, नीला दिखा रहा है तो डोमिनेंट है। जीनोटाइप अननोन है, क्या इसमें मिक्स है नहीं है पता नहीं, तो हम यहाँ पे WT वॉयलेट के लिए हमने W इंडिकेट किया है, तो ये कैपिटल W और दोनों हमने ले लिया। यहाँ आपने जाना अभी कि टेस्ट क्रॉस के लिए या अननोन जीनोटाइप को जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, तो किसके साथ क्रॉस कराते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर को रेसेसिव के साथ कराते हैं। F2 जनरेशन का जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको पेरेंट जनरेशन के रेसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं। तो पेरेंट जनरेशन में रेसेसिव WW था, व्हाइट था, यहाँ व्हाइट आ गया, स्मॉल w। अब इनकी जो क्रॉसिंग कराई गई और पनेट स्क्वायर के साथ हमने जब इसका सेटिंग किया तो कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, यहाँ भी ये कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w। जब इसकी आप बात करें तो आप देखिए कि चारों फ्लावर जो हुए वो क्या हुए, डोमिनेंट हुए। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो फ्लावर था वो यहाँ मिक्स था। अब इसको और आप यहाँ देखें, अगर ये मिक्स कैरेक्टर था, हालांकि ये हाई फिनोटिपिकली वायलेट दिखा रहा था, पर क्या इसमें मिक्स है या ये प्योर लाइन वायलेट है? तो जब इसकी यहाँ कराई गई तो आप देखिए, अगर ये मिक्स था तो कैपिटल W स्मॉल w मिलकर यहाँ वायलेट बन गया, यहाँ भी कैपिटल W स्मॉल w मिलकर वायलेट बन गया, और यहाँ कैपिटल W और स्मॉल w मिलकर व्हाइट मिल गया, और यहाँ ये व्हाइट बन गया। इसका मतलब कि ये प्योर लाइन नहीं था, ये हाइब्रिड था, तभी तो यहाँ दो वायलेट फ्लावर मिले, यानी 50% जो थे वायलेट मिले, 50% जो थे वो व्हाइट फ्लावर मिले। 50% वायलेट है, 50% व्हाइट है। इसका मतलब कि इट हैज़ मिक्स्ड कैरेक्टर, और ये हेट्रोजाइगस था। आप देखिए यहाँ 50% वायलेट, अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर ये होमोजाइगस होता तो चारों फ्लावर हमें वायलेट मिलते। तो टेस्ट क्रॉस से हमें ये पता चलता है कि F2 जनरेशन में जो हमें डोमिनेंट कैरेक्टर मिला है, क्या वो वह फिनोटिपिकली कैसा है और जीनोटिपिकली कैसा है, इसका हम कैलकुलेट, एक्चुअल कैलकुलेट हम कर सकते हैं। इसी के आधार पर मेंडल ने डोमिनेंस का हाइपोथेसिस दिया था। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसी पर आपका फर्स्ट लॉ। कार्ल कॉरेंस, बच्चों मेंडल्स ने तो हाइपोथेसिस केवल दिए थे, लेकिन उस पर कार्ल कॉरेंस जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत रिसर्च किया और उन्होंने सारे प्रिंसिपल दिए। आज उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट दैट इज फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर्स, ये सब तो आप पढ़ लिए हैं। तो आप सिंपल यहाँ देखें कि जब ये फैक्टर है टॉल और शॉर्ट के लिए, तो यहाँ क्या होता है, ये दिस इज द सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, यानी ये ट्रू लाइन ब्रीडिंग हो गई, ये भी ट्रू लाइन ब्रीडिंग हो गई, लेकिन ये डोमिनेंस ये शॉर्ट के लिए हो गया, डॉर्फ के लिए हो गया, और ये टॉल के लिए होगा। लेकिन यहाँ जब मिक्स्ड कैरेक्टर आए डोमिनेंट और रिसेसिव के, तो इट मे कि अगले जनरेशन में हमें टॉल प्लांट्स मिल सकता है, शॉर्ट प्लांट मिल सकता है। दूसरा बच्चों, इसी के आधार पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है सेग्रीगेट हो जाना, सेपरेट हो जाना। मेंडल कहते हैं कि जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो टॉल और डॉर्फ प्लांट है, या वाइट और वायलेट प्लांट है, या ग्रीन और येलो सीड की जब हम क्रॉसिंग कराते हैं, किसी भी दो डिसिमिलर कैरेक्टर का जब हम क्रॉस कराते हैं, तो ये सही है कि एक जनरेशन में हमें कोई कैरेक्टर डोमिनेंट दिखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मिक्स हो गया है या अपने कैरेक्टर्स को खो दिया है, या जैसे पहले हमने ब्लेंडिंग थ्योरी पढ़ी थी तो उसके साथ वो ब्लेंड हो गया। नो, इट कंटेन इट्स कैरेक्टर, वो अपने कैरेक्टर को कंटेन करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, पांच, कभी भी जैसे ही उसको डोमिनेंट वाले से पीछा छूटता है, वो अपने साथ वाला उसको मिलता है, वो अपने कैरेक्टर को शो आउट कर देता है। जैसे कई जनरेशन बाद, चौथे और पांचवें जनरेशन बाद, आप देख सकते हैं कि डिसिमिलर जीन्स जो थे वो मिलकर करके एक सिमिलर जीन वाले फॉर्म को क्रिएट कर देते हैं। इसी को उन्होंने सेग्रीगेशन कहा। इसका सिंपल सा डिफिनेशन अगर क्वेश्चन आता है आपको कि राइट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि वो सारे गुण जो दो कैरेक्टर्स से मिल करके, दो कारक से मिल करके बनते हैं, वो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते। जैसे ही उनका डोमिनेंस से अलग होते हैं, और तो वो अपने वाले के साथ मिलकर करके अपने आप को वो शो आउट कर देते हैं। अगला जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ टू जीन्स या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इस पर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें डाई हाइब्रिड, तो बच्चों अभी तक आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा, अब आगे हम चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की ओर। इसी से हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आइडिया मिलता है। तो आप देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड, डाई का मतलब दो हाइब्रिड क्रॉस, दो अलग अलग कैरेक्टर को लेकर के जब हम क्रॉस कराए, उससे जो रिजल्ट मिला उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। चूंकि हम मेंडल को पढ़ते आ रहे हैं, मेंडल वाज अ जीनियस साइंटिस्ट, हालांकि उनके काम को उतना नहीं मिला, पॉपुलैरिटी नहीं मिला उतना उस उनके समय में, उनके जीते जी हम कहते हैं, जिसको कहते हैं कि नेम फेम मिलना, वो उन्हें नहीं मिला। लेकिन आज हम जानते हैं कि मेंडल का वर्क कितना ऑथेंटिक था, उन्होंने किस हद तक काम किया और कितना बढ़िया काम किया है। उसी पे आज पूरा जेनेटिक्स या बायोटेक
या जो भी आज हम पढ़ रहे हैं सारे डिजीज है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ रहे हैं, या ट्रांसजेनिक जो डिजीज है, जो जेनेटिकल डिजीज है उसको दूर करने के जो भी रिसर्च हो रहे हैं वो उन्हीं के ग्राउंड पे, उनके रिसर्च के ग्राउंड पे हो रहे हैं। तो उन्होंने ही ये डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया और 2 कैरेक्टर को लेके स्टडी की। तो दो कैरेक्टर को जब वो ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पहला जो है वो सीड का है, तो एक है राउंड और येलो, राउंड और रिंकल्ड, दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। राउंड आप आराम से देख सकते हैं कि गोल बीज है, और रिंकल्ड यानी थोड़ा सा मुरझाया हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कि मसुआया हुआ, हम लोग आम बिहारी लोग मसुआया जैसा है, उसके जो ऊपर वाले अपर कोट है, ऊपर वाला छिलका थोड़ा सा मुरझाया हुआ होता है। तो एक उन्होंने राउंड लिया और एक रिंकल्ड लिया, झुर्रीदार जिसको हम हिंदी में कहते हैं, राउंड और रिंकल्ड। और राउंड के लिए चूंकि आर फॉर राउंड होता है तो हमने कैपिटल आर यूज किया, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर यूज किया, और राउंड के साथ उन्होंने येलो सीड को लिया। तो येलो वाई, यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल वाई से इंडिकेट कर रहे हैं, और अपोजिट कैरेक्टर में ग्रीन था। येलो और ग्रीन ये आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ग्रीन के लिए येलो हमने शॉर्ट में ले लिया। अब इन दोनों की क्रॉसिंग कराई गई, तो F1 जनरेशन में जो भी बने वो राउंड, रिंकल्ड, येलो और ग्रीन, ये पूरा आप यहाँ दिख रहे हैं, चारों कैरेक्टर्स आए हुए हैं। लेकिन इसमें राउंड और येलो जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन पर ये दोनों कैरेक्टर क्या हो गए, भारी पड़ गए, और वो अपने आप को शो कर दिए और इन दोनों को दबा दिए। रेसेसिव का मतलब ही होता है दब जाने वाला, डोमिनेंट का मतलब होता है शासन करने वाला, आप तो आम बोलचाल में समझ सकते हैं डोमिनेंट। अब इनको उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह सेल्फिंग कराई, आपस में सेल्फिंग कराई तो 4 गैमेट बने। आप यहाँ देखिए आर ऐसे जो बनता है, बोर्ड पर भी मैं अभी बता देंगे लास्ट में। तो ये 4 गैमेट यहाँ बने, आप इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें, लेट्स कि ये मेल है तो इधर आ जाए, फीमेल इधर। अब इनकी जब क्रॉसिंग कराई गई तो देखिए आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, हालांकि ये जो है वो एकदम प्योर है। आप देखिए इस क्रॉसिंग में एक प्योर मिलता है, कैपिटल दोनों आर हैं, दोनों येलो हैं, और ये जो है वो दोनों स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई हैं। इसी आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस की चर्चा की, और इसमें उन्होंने जो मिला वो आप ये देखिए 9:3:3:1, यानी 9 जो थे वो टॉल थे, टॉल और येलो थे, 3 जो थे वो रिंकल्ड और येलो थे, 3 जो थे वो रिंकल्ड और येलो थे, और एक जो था वो ग्रीन और येलो था। 9:3:3:1। अब आगे आप और यहाँ देखें, ये अगर और क्लियर नहीं हो तो आप यहाँ देखें, ये F2 जनरेशन का है। F1 जनरेशन को भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, हालांकि ये इस तरह से प्लॉटिंग किया हुआ है, शायद क्लियर ना हो। तो ये राउंड और येलो, आप यहाँ ग्रीन और रिंकल्ड के देख रहे हैं। तो यहाँ जो F1 जनरेशन बना वो राउंड और येलो है। आप देख रहे हैं कि ग्रीन और रिंकल्ड क्या इसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि राउंड और येलो कैरेक्टर जो था वो क्या था, डोमिनेंस हो गया, इसको दबा दिया, इस पूरे कैरेक्टर को उसने दबा दिया, जैसा कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देख चुके हैं। फिर इसकी उन्होंने सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराई तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों आपको दिख रहे होंगे कि ये राउंड और येलो हैं, यानी 9 कैरेक्टर ऐसे हमें सीड मिले जो डोमिनेंसी को शो कर रहे थे। और किसकी डोमिनेंसी को शो कर रहे थे, राउंड और येलो की डोमिनेंसी को शो कर रहे थे। जबकि 1 2 3 जो मिले वो मिक्स कैरेक्टर को शो किए, उनमें रिंकल्ड था इसका और कलर आ गया इसका येलो एंड रिंकल्ड। 3 ऐसे मिले जिसमें शेप तो राउंड का हो गया लेकिन कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और सिंपल एक हमें कैरेक्टर ऐसा मिला, एक सीड ऐसा मिला रिजल्ट में जो कि इसको शो कर रहा था, ग्रीन एंड रिंकल्ड। आप इसे और अगले जनरेशन में देखें, इसको यहाँ टेबल फॉर्म में दिखाया गया है, आप देखें, देखिए ये इनकी क्रॉसिंग कराई गई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यानी राउंड एंड येलो। यहाँ कैपिटल आर
और कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। चूंकि कैपिटल लेटर को पहले लिखते हैं तो आप इसको आप एक दो बार घर में करके देखेंगे ताकि आप इसे बहुत आसानी से बना लें। इसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। तो इस तरह से करके ये पूरे टेबल को बनाया गया। और इस टेबल में आप देखिए, एक यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं जो राउंड और येलो के हैं। 3 ऐसे कैरेक्टर दिख रहे हैं जो राउंड और ग्रीन हैं। 3 ऐसे हैं जो रिंकल्ड और येलो हैं, और एक जो है वो रिंकल्ड और ग्रीन है। बट आप देखें बच्चों कि ये भले ही 9 राउंड और येलो दिखा रहे हैं, फिजिकली, फिनोटिपिकली आप ये देखने में तो भले ही ये राउंड और येलो है, पर क्या ये वाकई में है? क्या ये प्योर लाइन है? नहीं। आप देखिए इसमें भी मिक्स कैरेक्टर है, यहाँ भी मिक्स कैरेक्टर है, यहाँ राउंड के साथ रिंकल्ड का भी कैरेक्टर आया हुआ। अगर इनकी आगे हम जनरेशन करवाएं, क्रॉसिंग करवाएं, तो इट में कि अगला जो हमें सीड मिले उसमें एक रिंकल्ड भी आ जाए। तो ये आप जेनेटिकली आप इसी को कहते हैं जीनोटाइप। अगर इसकी बात करें तो ये दोनों राउंड तो हैं, लेकिन येलो के साथ एक ग्रीन का भी कैरेक्टर आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि फिनोटिपिकली ये राउंड और येलो है, लेकिन इसमें जीनोटिपिकली इसमें रिंकल्ड कैरेक्टर भी हैं। तो अगर इसकी चर्चा करें तो एक ही हमें प्योर मिलता है, वन इज द प्योर राउंड एंड येलो कैरेक्टर, और साथ ही रिंकल्ड भी हमें एक ही मिलता है। इस यहाँ देखें, जबकि इस 9 की हम बात करें तो इसमें 1:2:4 का रेशियो आ जाता है। आप देखिए, एक है वो प्योर है, ये मिक्स कैरेक्टर्स हैं, यहाँ ये भी मिक्स कैरेक्टर्स हैं, जिसको कि हम 1:2:2:4:1:1:2 के फॉर्म में देखते हैं। इसी पर मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। उन्होंने कहा कि व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, जब 2 पेयर को, आपने सिंगल पेयर में भी ये पढ़ा था कि डोमिनेंसी का हमें मिला था कि रिंकल्ड कभी जो डॉर्फ प्लांट है वो भी कभी कभी अपनी डोमिनेंसी को शो करता है, कब? जबकि उसके साथ वाला कैरेक्टर उसके जैसा मिल जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि हालांकि वो मिक्स हो गए हैं, राउंड के साथ ग्रीन चला आया है या राउंड के साथ रिंकल्ड, राउंड येलो के साथ रिंकल्ड चला गया, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने कैरेक्टर को लूज नहीं करते, दे मेंटेन देयर कैरेक्टर। कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंसी का है कि अनमोडिफाइड जो है जनरली डोमिनेंट एंड रिप्रेजेंट ओरिजिनल फेनोटाइप। डोमिनेंस उसको कहेंगे जो फिजिकली अपने आप को शो कर रहा है कि दिस इज आई एम ए टॉल प्लांट, तो अगर आप उसका जेनेटिकली यानी उसके जीन में क्या रिसेसिव के कैरेक्टर है उसकी अगर हम टेस्ट क्रॉस भी करते जाएंगे तो भी वो टॉल को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो ओरिजिनली फिनोटाइप है। मॉडिफाइड एलील वो कहते हैं जो कि मिक्स मैच होते हैं और जनरली वो क्या होते हैं? रिसेसिव होते हैं। अब इसके लिए ये कहा गया कि आखिर वो कैसे रिसेसिव हो सकते हैं। तो नॉर्मल एलील जो होते हैं वो क्या करते हैं? नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, या तो वो कम एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं या ना के बराबर कम एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, या तो नहीं करते हैं या करते हैं तो कम करते हैं एंजाइम का प्रोडक्शन, क्यों? और उसके बाद अगर करते भी हैं तो वो फंक्शनल नहीं होता। आपको पता ही है कि जीन जो होते हैं वो प्रोटीन के फॉर्मेशन को इंडिकेट करते हैं। जीन जो है वो जैसे किसी का हेयर कलर है तो उसके लिए क्या होगा? डीएनए से जीन को मैसेज मिलेगा कि इनका हेयर कलर ब्लैक होना चाहिए, तो डीएनए से वो मैसेज आरएनए से जाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से वो एंजाइम बनेगा और एंजाइम से फिर वो हेयर कलर आएगा। तो वैसे में जो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है या तो लेस होता है यानी कम प्रभावी होता है, तो क्या होता है? ब्लैक कलर दब जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता तो है लेकिन वो काम नहीं करता, या फिर बनता ही नहीं। तो इन 3 ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण से वो कैरेक्टर जो क्या होता है? रिसेसिव हो जाता है, दब जाता है और डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो कर देता है। इसके अलावा बच्चों अभी तक हमने मेंडल को पढ़ा, इसके बाद मैंने बोर्ड पर ही बताया था पोस्ट मेंडेलियन एरा, मेंडल के बाद की एरा। तो मेंडल के जो रिसर्च थे उसमें उन्होंने 2 और प्लांट पे किया था, एक लबलब प्लांट था, तो उसमें उन्हें रिजल्ट जो थे वो पी प्लांट की तरह या जो गार्डन पी था उसके जैसा नहीं मिला।
तो वो भी कभी एश्योर नहीं हो पाए कि मेरा जो वर्क है वो पूरा तरह से ऑथेंटिक है कि नहीं है। साथ ही उसमें टेक्निक इतनी डेवलप नहीं थी कि वो उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर सकते थे, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो काफ़ी बेहतरीन काम किया। तो पोस्ट मेंडल एरा में जब कार्ल कॉरेंस और अन्य वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी है वो हर जगह लागू नहीं होती, कहीं कहीं पर यहाँ पर वो मिक्स कैरेक्टर भी शो करता है। जैसे कि एक है, आपको पढ़ना भी एनसीईआरटी में, इसे मैं क्विकली इसको शॉर्ट आउट कर दूं। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी डोमिनेंस जो है वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखें, हालांकि ये रेड और व्हाइट फ्लावर की क्रॉसिंग है, लेकिन जो F1 जनरेशन आया वो पिंक आया, तो इसमें क्या हो गया, ना तो रेड आया ना व्हाइट है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्या है, कंप्लीटली फेलियर हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यहाँ प्रभावी हुआ ही नहीं, पिंक कैरेक्टर हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि ये कैरेक्टर जो है वो मिक्स हो गए, जो कि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमारे जो पहले के साइंटिस्ट ने कहा था ब्लेंडिंग थ्योरी की, ये कैरेक्टर जो थे वो यहाँ ब्लेंड हो गया है, मिक्स हो गया। लेकिन अब अगले जनरेशन में देखिए कि अगर इनकी ही सेल्फिंग कराई जाती तो वो सारे जो थे वो पिंक होते, लेकिन नहीं, यहाँ पर रेड भी अपने आप को शो कर दिया, व्हाइट भी शो कर दिया, और पिंक जो कि 1:2:1 का जो रेशियो आता है वो भी आ गया। यानी कैरेक्टर जो था वो ब्लेंड नहीं हुआ, अपने आप को वो रिटेन रखा, और उस रिटेन के कारण वो अगले जनरेशन में अपने आप को शो करता है। साथ ही जब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे F3 या F4 जनरेशन में, तो इट में कि हमें रेड और व्हाइट प्लांट मिल सके। लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेंस की जो थ्योरी थी वो फेल कर गई, तो इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसके साथ ही बच्चों आप पढ़े हैं को डोमिनेंस। को का मतलब ये तो बोथ है, जैसे को पार्टनर, या दोनों पार्टनर जो होते हैं वो एक साथ किसी भी कंपनी को चलाते हैं, तो उनकी साझेदारी भी, मेहनत भी बराबर होती है, प्रॉफिट भी बराबर होता है। तो को डोमिनेंस हम वैसे में देख सकते हैं जैसे हमारे आसपास जो जानवर होते हैं, कैटल्स वगैरह होते हैं, तो वो चितकबरे होते हैं। तो अगर मान लिया कि काऊ जो थी वो ब्राउन थी और ऑक्स वाइट था, तो आप देखेंगे कि जो बच्चा हुआ है, जो बछड़ा हुआ है, उस पर ब्राउन और व्हाइट दोनों के पैचेस हैं। यानी दोनों कैरेक्टर जो है वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ मिक्स नहीं हुआ, ना ही व्हाइट जो कलर था ऑक्स का वो उभर के सामने आया, ना गाय का ब्राउन कलर उभर के आया, दोनों कैरेक्टर आए। तो इस तरह को हम कहते हैं को डोमिनेंस। और को डोमिनेंस का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा ब्लड ग्रुप है। आप जानते हैं कि हमारे ह्यूमन में एबीओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए एंटीजन है, अगर पिता का और माता का अगर बी है तो संतान में ए और बी के भी चांसेस हो सकते हैं, जिसको कि हम मल्टीपल एलिज्म में भी पढ़ते हैं। मल्टीपल एलिज्म क्या हुआ बच्चों, अभी तक आपने जाना कि हम लोग डाई हाइब्रिड के बने होते हैं, एक पिता से कैरेक्टर आता है, एक माता से आता है। तो इसके अलावा वो जो एलील है वो दो फॉर्म में मिलता है, एक पिता का एक माता का। लेकिन इसके अलावा भी एक और ब्लड ग्रुप इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, वो है ब्लड ग्रुप ओ, जहाँ पे ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, कोई एंटीजन नहीं है। तो अब देखिए अगर दोनों ए मिलेंगे तो वो ए एक ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पे पिता का है और माता का एब्सेंट है तो यहाँ आई हो गया, यहाँ दोनों है तो बी है, यहाँ बी और आई है, ए बी है, और यहाँ पे ए और बी दोनों ही एब्सेंट है। तो मल्टीपल एलिज्म का ये उदाहरण बताता है। और मल्टीपल एलिज्म जो है हमें पॉपुलेशन में मिलता है, किसी पर्सनल व्यक्ति के में हमें नहीं मिलेगा। दूसरा आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस होता है जैसे एक जीन जो है, जैसे एक सिंपल जीन अपने अभी आपने पढ़ा कि वो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो टॉल को दिखाए या डॉफ को दिखाए। लेकिन अगर कोई जीन कई सारी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर, कलर के लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो देखिए 3-3 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3-3 ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्किन को, हेयर को और आई को। तो वैसे जीन को हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन, यानी उसको मल्टीपल जीन कहते हैं। जैसे ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, इट कंसिडर और इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट। जैसे इस ह्यूमन का स्किन कलर आप देखिए, यहाँ आप इस फिगर को देखिए, एक ही कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए यहाँ ये ब्लैक, ये कंप्लीटली व्हाइट और ये ऑफ व्हाइट, 3 कैरेक्टर वो शो कर रहा है।
डार्क स्किन रिसेसिव फॉर्म में ABC फॉर्म जो वो लाइट स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। देयरफॉर जीनोटाइप में 3 डोमिनेंट एलील्स एंड 3 डोमिनेंट रिसेसिव के साथ इंटरमीडिएट स्किन कलर भी फॉर्म कर गया। आप यहाँ देखिए इंटरमीडिएट स्किन कलर आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसी के साथ हमारा एक और आ जाता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी वो होता है जब एक सिंगल जीन जो होता है वो मल्टीपल फिनोटाइप के लिए यानी फिजिकल अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे स्टार्च सिंथेसिस इन पी, सिकल सेल एनीमिया, प्लिनोक्लोटोरिया। इसमें क्या होता है कि फाइलोक्टिनटोरिया और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि म्यूटेंट जीन जो होता है वो उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे वो स्किन के पिगमेंटेशन के लिए होता है, रिडक्शन ऑफ हेयर के लिए होता है, मेंटल रिटार्डेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टार्च सिंथेसिस इन पी आप बच्चों इसमें पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लें। यहाँ पर देखिए एक सिंगल जीन जो है जिसको जो प्लियोट्रॉपी को दिखा रहा है, किस किस चीज़ के लिए दिखा रहा है। यहाँ ये बच्चा वो मेंटली रिटार्टेड है, यहाँ क्या सिकल सेल एनीमिया को शो कर रहा है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्च सिंथेसिस का है इन मटर। बच्चों इसी के साथ ये आज की क्लास को मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ। तो इसमें आपने बच्चों अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस पढ़ा, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, आपने ये जाना मेंडल की पॉपुलैरिटी का और उनके पॉपुलर न होने का भी क्या कारण रहा ये भी आपने जाना। साथ ही आपने ये जाना कि जीन का प्लियोट्रॉपी में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मल्टीपल एलिस में क्या रोल रहता है। बच्चों ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, साथ ही मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस पर एक फुल लेंथ क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको अच्छे से लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आ सकता है लॉ ऑफ डोमिनेंस पे आ सकता है, तो इसमें आप उसको पूरे इलेबोरेट करके लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताएंगे, साथ ही पॉइनेट स्क्वायर के थ्रू इसको क्लियर करेंगे। अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस आता है तो आप उस पूरे रेशियो को 1:2:2:1 वाला रेशियो को कम्प्लीटली दिखाएंगे, साथ ही उसके जो भी इफेक्ट्स हैं उसको भी आप शो करेंगे, जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली इसको भी क्लियर करेंगे। और अपने एग्जाम में जो भी आप लिखेंगे उसको क्वेश्चंस का आंसर करते साथ उसके डायग्राम को जहाँ पे वो जरूरी होगा उसे जरूर लिखेंगे, जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। बच्चों आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और अगले क्लास में हम इससे आगे जो बचा हुआ है हमारा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस उसको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।